हेलो बच्चों, आज हम एकांकी संचय में दी हुई दूसरी एकांकी बहू की विदा के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक है श्री विनोद रस्तोगी। सबसे पहले मैं आपको इस एकांकी का उद्देश्य जो है उसके बारे में आपको बताऊंगी। बहू की विदा एकांकी का उद्देश्य समाज में प्रचलित दहेज प्रथा के अभिशाप पर तीखा प्रहार करना है, जिससे सबसे अधिक प्रभावित वर्तमान मध्यम वर्गीय परिवार है। बेटी के जन्म के साथ ही माता पिता उसके सुखी भविष्य के लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी पुत्री को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहते हैं। जहां माता पिता दहेज नहीं जुटा पाते, वहां बेटियां दंड सहती है और यातनाएं सहती है। प्रस्तुत एकांकी उन लोगों पर भी कटाक्ष है जो पराई बेटी पर दहेज न लाने पर अत्याचार करते हैं, परंतु जब इनकी बेटी विवाह करने के बाद दूसरे घर चली जाती है, मतलब ससुराल चली जाती है, तो यही लोग अपेक्षा करते हैं कि उनकी बेटी से दहेज की मांग न की जाए। यदि बेटे और बेटी वाले दोनों ही पक्ष एक दूसरे की पीड़ा को समझे तो समाज में इस कलंक को सदा के लिए मुक्त किया जा सकता है। अब इस एकांकी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो इस तरह है। जीवनलाल के पुत्र रमेश का विवाह प्रमोद नामक युवक की बहन कमला से हुआ था। जीवनलाल धनी होते हुए भी लोभी व्यक्ति थे। आशा के अनुरूप दहेज न मिलने के कारण वे रमेश के ससुराल वालों से रुष्ट थे। प्रमोद पहले सावन पर अपनी बहन को घर ले जाने के लिए आया तो जीवनलाल ने कमला को विदा करने से मना कर दिया। जीवनलाल बहू को पहले सावन पर मायके तभी भेजना चाहते थे यदि उन्हें पूरा दहेज दिया जाए। प्रमोद अपनी मां की अवस्था की दुहाई देकर कमला को भेजने का अनुरोध करता है, परंतु दहेज का लोभी जीवनलाल उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह अपनी 5,000 रुपये की मांग पर कायम रहता है। प्रमोद अनुनय विनय करके हार जाता है और कहता है कि जीवनलाल उसे लड़की वाला समझकर ही उसका अपमान कर रहे हैं। इस पर जीवनलाल अपनी बेटी की शादी का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं रखी, भरपूर दहेज दिया, बारात की आवभगत में कोई कमी नहीं होने दी। यही कारण है कि लड़की वाले होकर भी उनका सिर झुका नहीं बल्कि तना हुआ है। जीवनलाल बताते हैं कि कमला का पति रमेश अपनी बहन गौरी को लेने गया हुआ है और कुछ ही समय में लौट आएगा। इस प्रकार गौरी तो अपना पहला सावन अपने मायके में अपनी सखियों के साथ बिताएगी, पर 5,000 रुपये के अभाव में कमला अपने ससुराल से अपने मायके नहीं जा पाएगी। प्रमोद कमला के आंसू पूछता है और उसे सांत्वना देता है कि वह घर जाकर रुपये लाएगा और कमला को मायके से ले जाएगा। कमला कहती है कि हर लड़की अपना पहला सावन मायके में बिताना चाहती है, पर यदि वो मायके नहीं भी जा सकी तो कोई बात नहीं, क्योंकि गौरी ससुराल से लौट कर आ रही है। कमला कहती है कि गौरी सरल स्वभाव की अच्छी लड़की है और उसके साथ कमला हंसी खुशी सावन बिता लेगी, उसे सखियों की कमी नहीं अखरेगी। उसी समय कमला की सास राजेश्वरी कमरे में प्रवेश करती है और पूछताछ करती है। प्रमोद के चुप रहने पर भी राजेश्वरी सारी बात समझ जाती है और कमला को तिजोरी की चाबी देकर 5,000 रुपये लाने को कहती है। राजेश्वरी प्रमोद से कहती है कि ये रुपये लालची जीवनलाल के मुंह पर मारकर अपनी बहन को विदा कर ले, परंतु प्रमोद संकोचवश रुपया लेने से इनकार करता है। गौरी को लेने गया रमेश अकेला ही लौट आता है। जीवनलाल के पूछने पर वो कहता है कि गौरी के ससुराल वाले दहेज पूरा न मिलने से नाखुश है, इसीलिए उन्होंने गौरी को विदा नहीं किया। जीवनलाल क्रोधित हो जाते हैं और लड़के वालों को भला बुरा कहने लगते हैं। राजेश्वरी कहती है कि उन्हें लड़के वालों को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। लड़की वाले यदि अपना घर द्वार बेचकर भी
लड़की की शादी में खर्च करे तो भी लड़के वालों की नज़र में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। राजेश्वरी कहती है कि अपनी ओर देखिए, रमेश की शादी में कमला के घर वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरपूर दिया, परंतु आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ। इसलिए जो आप आज 5,000 रुपये के बिना कमला को विदा करने से मना कर रहे हैं। राजेश्वरी की बात सुनकर जीवनलाल का क्रोध बढ़ जाता है। गौरी को विदा न किए जाने पर वे स्वयं को अपमानित अनुभव करते हैं। राजेश्वरी कहती हैं कि क्या वे कमला को विदा न करके कमला के घर वालों का अपमान नहीं कर रहे हैं? जब तक वे बेटी और बहू के प्रति समान व्यवहार नहीं करेंगे, उन्हें न सुख मिलेगा और न शांति। ये सुनकर जीवनलाल और अधिक बेचैन हो जाते हैं और टहलने लगते हैं। राजेश्वरी कहती है कि यदि हर बेटे वाला ये याद रखे कि वह बेटी वाला भी है और तो ये परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। जीवनलाल को राजेश्वरी की बात समझ आ जाती है और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। कुछ देर बाद रमेश जीवनलाल से घर जाने की अनुमति मांगता है और कहता है कि वह शीघ्र ही वापस लौटेगा। इस बार वह उनकी चोट के लिए मरहम लेकर ही लौटेगा। जीवनलाल प्रमोद की बातों से लज्जा अनुभव करता है और कहता है कि वह इस प्रकार की बातें ना करे। उसकी चोट का इलाज गौरी के ससुराल वालों को दूसरी चोट ने कर दिया है। जीवनलाल के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर प्रमोद आश्चर्य में पड़ जाता है। जीवनलाल कहता है कि कभी कभी चोट भी मरहम का काम करती है और वही उसके साथ भी हुआ है। जीवनलाल का परिवर्तित व्यवहार सबको खुश कर देता है और जीवनलाल राजेश्वरी से कहता है कि तुरंत बहू की विदा का प्रबंध करे। ये सुनकर राजेश्वरी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। रमेश और प्रमोद भी मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर पहले का बोझिल जो तनावपूर्ण वातावरण जो था वो समाप्त हो जाता है और घर में खुशियां लौट आती हैं।